तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बात करेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर बात करें होता क्या है, तो होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज नोन एज ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया जाता है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। इसका एक दूसरा भी डिफिनेशन है, देख लिया जाए तो कह सकते हैं हम, द मैकेनिज्म ऑफ इंसर्शन ऑफ ए जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू द जीनोम ऑफ एन अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम किसी एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम में एंटर करते हैं, उस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये तो मेथड्स की बात हो गई। अब बात करें कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना होता है, दैट मीन्स जो न्यूली फॉर्म डीएनए होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट या काइमेरिक या हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की, तो देख लेते हैं 1970 में हैमिल्टन स्मिथ, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया था? जॉन हैपकिंस मेडिकल स्कूल में सबसे पहले फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया था। बात किया जाए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो आगे हम पढ़ाएंगे आपको। आगे चलते हैं। फिर क्या है, इन 1972, कब? 1972, एक साइंटिस्ट है स्टैनले कोहेन और एक साइंटिस्ट है हर्बर्ट बायर। इन्होंने दोनों लोगों ने आपस में मिलकर, साथ में मिलकर सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था। किसको बनाया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। और उन्होंने कौन से प्लाज्मिड को यूज किया था, तो बात करें तो दे यूज प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो इन्होंने कौन सा प्लाज्मिड यूज किया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये तो हो गया 1972 में स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बायर का। आगे देखा जाए तो इन 1978, कब? 1978 में सोमैटोस्टेनिन, क्या? सोमैटोस्टेनिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो ह्यूमंस से सिक्रीट होता है और ये ग्रोथ हार्मोन्स होता है। आगे जो लिखा है देखिए, विच रेगुलेट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स इज द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटीन मेड यूजिंग आरडीटी। सोमैटोस्टेनिन हार्मोन्स पहला हार्मोन्स है या प्रोटीन है जो आरडीटी के द्वारा पहला प्रोटीन, ह्यूमन प्रोटीन बनाया गया था। आरडीटी का मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। आगे देखें तो जो फादर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, तो वह कौन है? पॉल बर्ग। पॉल बर्ग को नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था? 1980 में। आगे चलते हैं। अब यह है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होता है। तो इसमें टोटल 4 स्टेप्स होता है। कितने स्टेप्स? 4 स्टेप्स। पहला स्टेप्स है आइसोलेशन ऑफ फॉरेन जीन, दूसरा है इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन, तीसरा है कारपोरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, चौथा है स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। अगर बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट का मतलब है जो हमको जीन चाहिए, जो हमको जीन चाहिए, जिस ऑर्गेनिज्म का जीन चाहिए, उसको आइसोलेट करेंगे, तो ये प्रोसेस हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद उस फॉरेन जीन को हम प्लाज्मिड में एंटर कर देंगे, तो वो हो जाएगा सेकंड। एंटर करने के बाद जो डीएनए बनेगा वो होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो ये हो जाएगा कारपोरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये स्टेप हो गया थर्ड। एंड फोर्थ क्या होगा, उसको जब हम होस्ट सेल में एंटर कर देंगे तो उसका जो कैरेक्टर शो करेगा, तो वही होगा स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, ये स्टेप हो गया फर्स्ट 4। तो चलिए हम बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ फॉरेन जीन। क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है, विच आइदर डीएनए और आरएनए। अब न्यूक्लिक एसिड में जैसा कि हम लोगों को पता है डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए, बट मोस्टली क्या होता है? डीएनए ही होता है। सब में मोस्टली क्या होता है? डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। आगे देखें तो आगे लिखा है बट मेनली डीएनए फॉरेन जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम डीएनए। यानी कि जो हमको न्यूक्लिक एसिड से फॉरेन जीन को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है वो किसे कहता है? डीएनए डोनर सेल से। बाय यूजिंग, किसके द्वारा? बाय यूजिंग एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स के प्रयोग द्वारा? तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, लाइसोजाइम, ये कुछ एंजाइम्स है जिसके द्वारा फॉरेन जीन को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। बात करें स्टेप सेकेंड का, तो स्टेप सेकेंड है इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन। क्या है? इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन। इसमें देखा जाए तो क्या है? A large number of vector are used in recombinant DNA technology। वेक्टर क्या होता है? अगर बात करें तो वेक्टर क्या होता है? जो जीन्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करके लेके जाता है, उसे कहता है वेक्टर। वेक्टर में आते हैं प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड, फास्मिड, ये सब चीजें। आगे देखिए दीज वेक्टर्स क्या लिखा है?
आगे लिखा है दीज वेक्टर्स में भी प्लाज्मिड हो सकता है, कास्मिड हो सकता है, फास्मिड हो सकता है, इटीसी, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया। बट क्या होता है, जो प्लाज्मिड वेक्टर होता है वो ज़्यादा यूज होता है, लिखा भी गया है। बट प्लाज्मिड वेक्टर इज मेनली यूज्ड फॉर इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन। ठीक है, अब तो इंसर्शन हो गया, क्या किया गया, एक में फर्स्ट स्टेप में जीन को आइसोलेट किया गया, सेकंड स्टेप में जीन को इंसर्ट कर दिया गया प्लाज्मिड में। जब प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देते हैं तो बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लिखा भी गया है इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन, छूट गया फॉरेन जीन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड। ओके, अब ये स्टेप नंबर थर्ड है। बात करें तो स्टेप नंबर थर्ड क्या देखिए, कार्पोरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कार्पोरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कार्पोरेशन का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मल्टीप्लिकेशन हो और उसके मल्टीपल कॉपीज बन जाए तो उसी कहा जाएगा कार्पोरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज कार्पोरेटेड इन सुटेबल होस्ट विच आइदर प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, ई कोलाई और यूकैरियोट्स लाइक यीस्ट। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं तो उसको हम किसी न किसी होस्ट सेल में एंटर करते हैं ताकि उसका रेप्लिकेशन हो सके, यानी कि उसकी जो नंबर्स ऑफ कॉपीज हो वो बढ़ सके। तो उसको हम प्रोकैरियोट्स में एंटर कर देते हैं, जैसे बैक्टीरिया में या ई कोलाई में, या यूकैरियोट्स में भी एंटर करते हैं लाइक ईस्ट में। ठीक है, आगे देखिए, जैसे ही हम लोग एंटर कराते हैं तो उसमें कुछ मल्टीपल कॉपीज बनने लगता है। देखिए, आफ्टर कार्पोरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मल्टीप्लाइज टू फॉर्म्ड मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऐसा हमने पहले ही बता दिया। फिर आगे देखिए, दिस इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग और डीएनए क्लोनिंग। जब मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बन जाता है तो उस प्रोसेस को आ जाता है डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग। आगे देखते हैं, ये नंबर 4 है, स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। क्या है, इन द लास्ट स्टेप, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का लास्ट स्टेप है। ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज स्क्रीन्ड एंड आइडेंटिफाइड इन कल्चर लेबोरेटरी। जैसे ही बन जाता है तो हम लोग होस्ट सेल से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बाहर निकलते हैं और उसको क्या करते हैं भाई, स्क्रीन करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं, कहाँ पर, लेबोरेटरी में। ये तो हो गया डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात, और बाकी का आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।